नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी, जिसका चैप्टर है 10वां। इसका नाम है कि कारतूस। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर और ये कारतूस एक गज़ल है और ये दुष्यंत गज़ल है और इसके लेखक दुष्यंत कुमार हैं, जिसका उपनाम इनका नाम है हबीब तनवीर और इनका दूसरा नाम है उपनाम के दुष्यंत कुमार और ये गज़ल है। इनका जन्म सन 1923 और इनका मृत्यु सन 2009 ईस्वी सन में हुआ था। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोकनाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुभूति नाटक है। यह कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जाबाज के कारनामों का वर्णन किया गया है। यह एक एकांकी है और इसमें ये कारतूस नाम की एक एकांकी है और इसमें वजीर अली नामक एक जाबाज के उसने किस तरह का कारनामा किया था उसका वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद यानी हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेले में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुँह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है, यानी कि अपने दुश्मन की तारीफ निकलती है। पात्र, इसमें कौन कौन से पात्र है तो एक है कर्नल, फिर दूसरा है लेफ्टिनेंट और तीसरा है सिपाही और चौथा है कि सवार। और समय अवधि यानी कि समय, तो समय कितना 5 मिनट का। जमाना, तो ये यानी कि कौन से साल में ये सब पात्र थे और उन्होंने ये सब किया था कारनामा, उसके बारे में बताया गया है। तो सन 1799 में। और उसका समय क्या था, रात्रि का, यानी कि रात का समय था। और उसका स्थल कौन सा था तो वह गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लेप जल रहा है। खेमा यानी कि जहाँ पे कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो तंबू डालकर बैठते हैं, इसे हिंदी में खेमा शब्द कहा जाता है। इसके लिए खेमा का उपयोग किया गया है। वो एक अस्थायी प्रभाव होता है, यानी कि एक जगह से वह कोई स्थायी नहीं है कि उसी जगह पर वह बैठे रहेंगे। वो हर वक्त बदलता रहता है, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। वह इसीलिए उसको अस्थायी पड़ाव कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए किधर रुकना, 1-2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए। फिर कुछ उसका जितना समय, काम का जिस तरह समय होता है कि जितना काम होता है उस काम के हिसाब से उस स्थल पर रहते हैं, फिर उसके बाद वह दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये उसको हम खेमा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि गोरखपुर का एक जंगल था, उसमें खेमा लगा हुआ था और वह कर्नल कालिंज का खेमा था। और उस खेमे में अंदरूनी, इसके अंदर के हिस्से में 2 अंग्रेज बैठे हुए थे और वह बातें कर रहे थे कि कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लेप जल रहा है। और कर्नल कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट ने तो हो गए, यह खेमा डाले हुए सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। वो क्या कहते हैं कि हमारे जंगल में रहने की जो ज़िंदगी है, कर्नल कहते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें कभी क्या कुछ हो सकता है, इसकी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में होती है जंगल में बसने के कारण। और जंगल में बसते हैं तो कोई भी पशु आ सकता है उन्हें मारने के लिए, जैसे कि शेर और ख़तरनाक पशु होते हैं जो
कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और हमारे जीव जान को भी खतरा होता है। तो ये जंगल की ज़िंदगी है, मतलब कि जंगल में रहना और काम करना ये बहुत ख़तरनाक है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हफ्ते हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, यानी कि हम यहाँ पे रहते हैं इस टैंक के अंदर, इसको हफ्ते हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। सिपाही भी तंग आ गए हैं कि अब सिपाही भी वह परेशान हो रहे हैं, रह के उन्हें भी अब यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। ये वजीर अली आदमी है या भूत, क्योंकि हाथ ही नहीं लगता। तो कर्नल कहते हैं कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी कि ये जो अफसाने सुन के, यानी कि अफसाना यानी कि ये जो कहानी है, इसको सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। यानी कि रॉबिन हुड ने जो काम किया था वो सब याद आ जाता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस तरह नफ़रत फैली हुई थी। और कोई 5 महीने की हुकूमत, यानी कि उसने 5 महीने तक राजपद पर हुक्म किया होगा, मगर इस 5 महीनों में के समय अवधि, यानी कि समय के दरमियान वो दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। यानी कि अंग्रेज़ों की जो शासन चल रहा था उसमें उससे उन्होंने आज़ादी ले ली थी और उसमें वह कामयाब हो गए थे। लेकिन समय कितना था, 5 महीने का था, और इस समय में तो उन्होंने अंग्रेज़ों से बिल्कुल ही छुटकारा ले लिया और वह कामयाब हो गए। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कर्नल कॉलिंज, ये सआदत अली कौन है। वह पूछते हैं कि कर्नल ये शहादत अली कौन है। तो कर्नल कहते हैं कि आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला से यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने का क्या मसलहत थी। तो कर्नल कहते हैं कि शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत पसंद आदमी है, इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी कि जायदाद और दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान में बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। दावत यानी कि उसको आमंत्रण दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है, ऐसा इस तरह मैंने सुना है कि वजीर अली जो है वो अफ़गानिस्तान के बादशाह है, उसमें उसके साथ मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करने की सोच रहे हैं। तो कर्नल कहता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। अफ़गानिस्तान जो देश है उस देश को हमारे देश के ऊपर हमला करने की दावत यानी नियंत्रण किसने सिखाया था, ट्रेनिंग किसने दी थी। तो असल में वह टीपू सुल्तान थे जिन्होंने उनको सिखाया था कि किस तरह हमला करना है। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कौन शमसुद्दौला। तो कर्नल कहते हैं नवाब बंगाल का निस्बती यानी कि रिश्तेदार भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो कर्नल कहते हैं कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे गड़े रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्सबी के हाथों सब खो बैठेगी। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं वजीर अली को आदमी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो कर्नल कहते हैं पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा है और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। यानी कि कितने साल हो गए हैं मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वह पकड़ा नहीं जाता है। उसने मेरे चंद बरसों की मेहनत है वो उसमें आँखों में धूल झोंक रहा है, यानी कि वह मुझे बहुत ही सता रहा है, हाथ नहीं लग रहा है, मेरे हाथ नहीं लग रहा है और मुझे जंगल में फिर रहा है लेकिन फिर भी मेरे हाथ वह नहीं आता। और उसके साथ उसके कुछ जाबाज सिपाही भी हैं, मुट्ठी भर आदमी हैं, मगर ये दमखम है।
तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहते हैं कि बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता, कि जो उसने क्या किया था कि कंपनी का वकील था उसका कत्ल कर दिया। तो कर्नल कहते हैं कि बहादुर तो है ही, अगर बहादुर ना होता तो उसने कंपनी का जो वकील है उनको मारा थोड़ी होता। तो लेफ्टिनेंट ये कहते हैं कि ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल, मतलब किस बात पर कत्ल हुआ था, क्या बात हुई थी। तो कर्नल कहते हैं कि किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। तो कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसे शिकायत की गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। और वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। यानी कि वो किस्सा सुनाती है कि क्या बात हुई थी। तो बात ये हुई थी कि उसको उसके पद से वकील का जो पद था उससे हटा दिया था और फिर वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और फिर 3 लाख रुपये 1 साल में देकर वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। और कुछ महीने बाद वहाँ का जो गवर्नर जनरल था उसने उसे बुलाया, उसने उसे कलकत्ता भेज दिया, तलब किया, यानी कि कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। तो वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी और उसकी शिकायत ना सुनने पर उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, यानी कि वकील को मार दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। वो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि और उसने खून करके वह भाग गया। तो कर्नल कहते हैं कि अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में दादरा तक पहुंचा दिया। जब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। तो कर्नल कहते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ हैं उनको वह हिंदुस्तान से निकाल दे। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं नेपाल पहुँचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुँच गया हो। तो कर्नल कहते हैं कि हमारी फ़ौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है तो कर्नल कहते हैं उठकर क्या बात है। कर्नल उठ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। तो कर्नल कहते हैं सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। तो सिपाही सलाम करने चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, दर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। तो कर्नल कहते हैं कि खिड़की के पास जाकर हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। तो कर्नल कहते हैं तो सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखिए कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेज़ी से इस तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। तो अब सवार कहता है कि बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। तो कर्नल चिल्ला कर बोलते हैं बहुत खूब। तो सवार कहता है बाहर से सी मतलब किस बात की। तो सिपाही कहते हैं अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो वो कर्नल कहते हैं कि भेज दो। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो कर्नल कहते हैं खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। जो सवार है वो अपने सिपाहियों के साथ अंदर आता है।
और सवार कहता है आते ही वह अंदर आकर आते ही वह पुकार उठता है कि तन्हाई तन्हाई। तो कर्नल कहते हैं साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। तो सवार कहता है कि दीवार हम गोशदारत तन्हाई। राजे दिल कह दे यानी कि यहाँ पे कोई नहीं है, आपके मन की जो बात है वह आप कह दो। तो सवार कहता है कि दीवार हमगोश दादर तन्हाई। तो सवार कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। तो कर्नल कहते हैं कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है कि लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। तो कर्नल कहते हैं गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो सवार कहते हैं कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है पूछता है उन्हें क्यों। तो सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। तो कर्नल कहता है मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। तो सवार कहता है चंद कारतूस। तो कर्नल कहता है किस लिए। तो सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल कहता है ये लो 10 कारतूस। तो सवार मुस्कुराते हुए कहता है कि शुक्रिया। तो कर्नल कहते हैं आपका नाम क्या है। तो सवार कहता है कि वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है और टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कौन था। तो कर्नल कहते हैं दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे कुछ शब्दार्थ और टिप्पणी है। खेमा यानी अस्थायी पड़ाव, अफसाना यानी कहानी किस्सा, हुकूमत यानी सत्ता शासन, मसलहत यानी गुप्त सलाह, दमखम यानी कि ताकत और दृढ़ता, वजीफ़ा यानी पुरस्कार, भेंट काम तमाम कर देना यानी कि मार डालना, जानिसार यानी स्नेही जन आत्मीय जन, गर्द यानी धूल, सरपट यानी पुरजोश, तेज, सुबह यानी कि शक, तन्हाई यानी एकांत, वक्का यानी कि आराम विराम, अंदरूनी यानी भीतरी, पाक करना यानी मुक्त करना, तकरीबन यानी कि लगभग, ऐसे यानी कि सुख भोग आराम, जाबाज यानी बहादुर जान की बाजी लगा देने वाला, जाती तौर पर यानी व्यक्तिगत रूप से, मुकर्रर यानी कि तलब करना यानी आदेश देकर उनको बुलाना, और हकमरान यानी कि शासक सत्ताधारी, दादरा एक नदी, मुमकिन यानी संभव, मशरूफ यानी तलीन व्यस्त, गैर यानी पराया, राजे दिल यानी मन की बात, वक्फे यानी देर समय तक, मुकाम यानी स्थान और कोई जगह, लाव लश्कर यानी साधन सामग्री और सशस्त्र सिपाही, हक्का बक्का यानी कि चकित बहुत चक्का, कुछ मुहावरे और कहावत, तंग आना यानी कि परेशान होना, हाथ न लगना यानी पकड़ में न आना, धरा रह जाना यानी व्यर्थ हो जाना, काम न आना, आँखों में धूल झोंकना यानी चकमा देना यानी कि कुछ ऐसे कपट करके भाग जाना वही किसी जगह से, उसे कहते हैं चकमा देना। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।